साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी के बुक नंबर 2 के 8वें भाग का चौथा बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का। चौथा बयान। कमलनी की आज्ञानुसार बेहोश नागर की गठरी पीठ पर लादे हुए भूतनाथ कमलनी के उस तिलिस्मी मकान की तरफ रवाना हुआ जो एक तालाब के बीचों बीच में था। इस समय उसकी चाल तेज़ थी और वह खुशी के मारे बहुत ही उमंग और लापरवाही के साथ बड़े बड़े कदम भरता जा रहा था। उसे दो बातों की खुशी थी। एक तो उन कागज़ों को वह अपने हाथ से जलाकर खाक कर चुका था जिनके सबब से वह मनोरमा और नागर के अधीन हो रहा था और जिनका भेद लोगों पर प्रकट होने के डर से अपने को मुर्दे से भी बदतर समझे हुए था। दूसरे, उस तिलिस्मी खंजर ने उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया था और ये दोनों बातें कमलनी की बदौलत उसे मिली थी। एक तो भूतनाथ पहले ही भारी मक्कार, अय्यार और होशियार था, अपनी चालाकी के सामने किसी को कुछ गिनता ही न था। दूसरे, आज खंजर का मालिक बनके खुशी के मारे अंधा हो गया। उसने समझ लिया कि अब न तो उसे किसी का डर है और न किसी की परवाह है। अब हम उसके दूसरे दिन का हाल लिखते हैं, जिस दिन भूतनाथ नागर की गठरी पीठ पर लादे कमलनी के मकान की तरफ रवाना हुआ था। भूतनाथ अपने को लोगों की निगाहों से बचाते हुए आबादी से दूर दूर जंगल, मैदान, पगडंडी और पेचीले रास्तों पर सफ़र कर रहा था। दोपहर के समय वह एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचा, जिसके चारों तरफ मकोए और बेर इत्यादि कटीले और झाड़ी वाले पेड़ों ने एक प्रकार का हल्का सा जंगल बना रखा था। उसी जगह एक छोटा सा चूहा भी था और पास ही में जामुन का एक छोटा सा पेड़ था। थकावट और दोपहर की धूप से व्याकुल भूतनाथ ने 2-3 घंटे के लिए वहां आराम करना पसंद किया। जामुन के पेड़ के नीचे गठरी उतार कर रख दी और आप भी उसी जगह ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब सुस्ती जाती रही तो उठ बैठा, कुएं के जल से हाथ मुँह धोकर कुछ मेवा खाया जो उसके बटुए में था और इसके बाद लखलखा सूंघा नागर को होश में लाया। नागर होश में आकर उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी। जब सामने बैठे भूतनाथ पर नज़र पड़ी तो समझ गई कि कमलनी की आज्ञानुसार यह मुझे कहीं लिए जाता है। नागर, यह तो मैं समझ ही गई कि कमलनी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और उसी की आज्ञा से तू मुझे लिए जाता है, मगर ये देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि कैदी होने पर भी मेरे हाथ पैर क्यों खुले हैं और मेरी बेहोशी क्यों दूर की गई। भूतनाथ, तेरी बेहोशी इसलिए दूर की गई कि जिसमें तू भी इस दिलचस्प मैदान और यहाँ की साफ़ हवा का आनंद उठा ले। तेरे हाथ पैर बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं तेरी तरफ से होशियार हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे, तेरे पास वह अंगूठी भी अब नहीं रही जिसके भरोसे तू फूली हुई थी। तीसरे, खंजर की तरफ इशारा करके, यह अनूठा खंजर भी मेरे पास मौजूद है, फिर किसका डर है। इसके अलावा उन कागज़ों को भी मैं जला चुका जो तेरे पास थे और जिनके सबब से मैं तुम लोगों के अधीन हो रहा था। नागर, ठीक है, अब तुझे किसी का डर नहीं है, मगर फिर भी मैं इतना कहे बिना नहीं रहूँगी कि तू हम लोगों के साथ दुश्मनी करके कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता और राजा बीरेंद्र सिंह तेरा कसूर कभी माफ़ नहीं करेंगे। भूतनाथ, राजा बीरेंद्र सिंह अवश्य मेरा कसूर माफ़ करेंगे और जब मैं उन कागज़ों को जला ही चुका तो मेरा कसूर साबित भी कैसे हो सकता है। चूहा का मतलब होता है छोटा सा, यानी हाथ 2 हाथ का गड्ढा जिसमें से पहाड़ी पानी धीरे धीरे दिन रात 12 महीना निकला करता है। नागर, ऐसा होने पर भी तुझे सच्ची खुशी इस दुनिया में नहीं मिल सकती और राजा बीरेंद्र सिंह के लिए जान दे देने पर भी तुझे उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता। भूतनाथ, सो क्यों? ये कौन सच्ची खुशी है जो मुझे नहीं मिल सकती। नागर, तेरे लिए सच्ची खुशी यही है कि तेरे पास इतनी धन दौलत हो कि तू बेफिक्र होकर अमीरों की तरह ज़िंदगी काट सके और तेरे पास तेरी वह प्यारी स्त्री भी हो जो काशी में रहती थी और जिसके पेट से नानक पैदा हुआ है। भूतनाथ चौंक कर, तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि वह मेरी ही स्त्री थी। नागर, वाह वाह, क्या मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है। मालूम होता है नानक ने तुझसे वह सब हाल नहीं कहा जो तेरे निकल जाने के बाद उसे मालूम हुआ था और जिसकी बदौलत नानक को उस जगह का पता लग गया
जहाँ किसी के खून से लिखी हुई किताब रखी हुई थी। भूतनाथ: नहीं, नानक ने मुझसे वह सब हाल नहीं कहा, बल्कि वह यह भी नहीं जानता कि मैं ही उसका बाप हूँ। हाँ, खून से लिखी किताब का हाल मुझे ज़रूर मालूम है। नागर: शायद वह किताब अभी तक नानक ही के कब्जे में है। भूतनाथ: उसका हाल मैं तुझसे नहीं कह सकता। नागर: खैर, मुझे इसके विषय में कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है। भूतनाथ: हाँ, तो मेरी स्त्री का हाल तुझे मालूम है? नागर: बेशक मालूम है। भूतनाथ: क्या अभी तक वह जीती है? नागर: हाँ, जीती है, मगर अब 4-5 दिन के बाद जीती नहीं रहेगी। भूतनाथ: सो क्यों, क्या बीमार है? नागर: नहीं, बीमार नहीं है। जिसके यहाँ वह कैद है उसी ने उसके मारने का विचार किया है। भूतनाथ: उसे किसने कैद कर रखा है? नागर: ये हाल तुझसे मैं क्यों कहूँ? जब तू मेरा दुश्मन है और मुझे कैदी बनाकर लिए जाता है तो मैं तेरे साथ नेकी क्यों करूँ? भूतनाथ: इसके बदले में मैं भी तेरे साथ कुछ नेकी कर दूंगा। नागर: बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं कि तू हर तरह से मेरे साथ नेकी कर सकता है और मैं भी तेरे साथ बहुत कुछ भलाई कर सकती हूँ। सच तो ये है कि तुझ पर मेरा दावा है। भूतनाथ: दावा कैसा? नागर हंसकर: उस चांदनी रात में मेरी चुटिया के साथ फूल गूंथने का दावा, उस मसेरी के नीचे रूठ जाने का दावा, नाखून के साथ खून निकालने का दावा और उस कसम की सच्चाई का दावा जो रोहतासगढ़ जाती समय नरमी लिए हुए कठोर पिंडी पर। क्या और कहूँ? भूतनाथ: बस, मैं समझ गया। विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कार्रवाई तुम ही लोगों की तरफ से हुई थी। ज़रूर, नानक की माँ के गायब होने के बाद तू ही उसकी शक्ल बना के बहुत दिनों तक मेरे घर रही और तेरे ही साथ बहुत दिनों तक मैंने ऐश किया। नागर: और अंत में वह रिक्त ग्रंथ तुमने मेरे ही हाथ में दिया था। भूतनाथ: ठीक है, तो तेरा दावा मुझ पर उतना ही हो सकता है जितना किसी बेईमान और बेमुरौवत रंडी का अपने यार पर। नागर: खैर, उतना ही सही। मैं रंडी तो हूँ ही, मुझे चालाक और अपने काम का समझकर मनोरमा ने अपनी सखी बना लिया और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसकी बदौलत मैंने बहुत कुछ सुख होगा। भूतनाथ: खैर, तो मालूम हुआ कि यदि तू चाहे तो मेरी स्त्री को मुझसे मिला सकती है। नागर: बेशक ऐसा ही है, मगर इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? भूतनाथ खंजर की तरफ इशारा करके: यह तिलिस्मी खंजर छोड़कर जो मांगे सो तुझे दे दूंगा। नागर: मैं तेरा खंजर नहीं चाहती, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि तू वीरेंद्र सिंह की तरफदारी छोड़ दे और हम लोगों का साथी बन जा। फिर तुझे हर तरह की खुशी मिल सकती है। तू करोड़ों रुपये का धनी हो जाएगा और दुनिया में बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बितावेगा। भूतनाथ: ये मुश्किल बात है। ऐसा करने से मेरी सख्त बदनामी ही नहीं होगी, बल्कि मैं बड़ी दुर्दशा के साथ मारा जाऊंगा। नागर: तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं खूब जानती हूँ कि इस समय जिस सूरत में तुम हो वह तुम्हारी असली सूरत नहीं है और कमलनी से तुम्हारी नई जान पहचान है। ज़रूर कमलनी तुम्हारी असली सूरत से वाकिफ़ न होगी, इसलिए तुम सूरत बदलकर दुनिया में घूम सकते हो और कमलनी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। भूतनाथ हंसकर: कमलनी को मेरा सब भेद मालूम है और कमलनी के साथ दगा करना अपनी जान के साथ दुश्मनी करना है, क्योंकि वह साधारण औरत नहीं है। वह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही बड़ी चालाक, धूर्त, विद्वान और अय्यार भी है और साथ ही इसके नेक और दयावान भी। ऐसे के साथ दगा करना बुरा है। ऐसा करने से दूसरे की क्या कहूँ, खास मेरा लड़का नानक ही मुझसे घृणा करेगा। नागर: नानक जिस समय अपनी माँ का हाल सुनेगा बहुत ही प्रसन्न होगा, बल्कि मेरा एहसान मानेगा। रहा तुम्हारा कमलनी से डरना तो वह बहुत बड़ी भूल है। 1-2 महीने के अंदर ही तुम सुन लोगे कि कमलनी इस दुनिया से उठ गई और यदि तुम हम लोगों की मदद करोगे तो 8 ही 10 दिन में कमलनी का नाम निशान मिट जाएगा। फिर तुम्हें किसी तरह का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे इस खंजर का मुकाबला करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तुम विश्वास करो कि कमलनी बहुत जल्दी मारी जाएगी और तब उसका साथ देने से तुम सूखे ही रह जाओगे। मैं तुम्हें फिर समझा कर कहती हूँ कि हम लोगों की मदद करो। तुम्हारी मदद से हम लोग थोड़े ही दिनों में कमलनी, राजा वीरेंद्र सिंह और उसके दोनों कुमारों को मौत की चारपाई पर सुला देंगे। तुम्हारी खूबसूरत प्यारी जोरू तुम्हारे बगल में होगी। करोड़ों रुपये की संपत्ति के तुम मालिक होंगे और मैं भी तुम्हारी रंडी बनकर तुम्हारी बगल गर्म करूँगी, क्योंकि मैं
तुम्हें दिल से चाहती हूँ और ताज्जुब नहीं कि तुम्हें विजयगढ़ का राज दिला दूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हें माया रानी की ताकत का हाल मालूम होगा। भूतनाथ: हाँ, मैं मशहूर माया रानी को अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु उसके गुप्त भेदों का हाल कुछ सिर्फ कमलनी की जुबानी सुना है, अच्छी तरह नहीं मालूम। नागर: उसका हाल मैं तुमसे कहूँगी। वह लाखों आदमियों को इस तरह मार डालने की कुदरत रखती है कि किसी को कानों कान मालूम न हो। उसके एक जरा से इशारे पर तुम दीन दुनिया से बेकार कर दिए गए, तुम्हारी जोरू छीन ली गई और तुम किसी को मुँह दिखाने लायक न रहे। कहो, जो मैं कहती हूँ वह ठीक है या नहीं? भूतनाथ: हाँ ठीक है, मगर इस बात को मैं नहीं मान सकता कि वह गुप्त रीति से लाखों आदमियों को मार डालने की कुदरत रखती है। अगर ऐसा ही होता तो बीरेंद्र सिंह आदि को तथा मुझे मारने में कठिनता ही काहे की थी? नागर: ये कौन कहता है कि बीरेंद्र सिंह आदि के मारने में उसे कठिनता है? इस समय बीरेंद्र सिंह, उसके दोनों कुमार, किशोरी, कामनी और तेज सिंह आदि कई अय्यारों को उसने कैद कर रखा है। जब चाहे तब मार डाले, और तुम्हें तो वह ऐसा समझती है जैसे तुम एक खटमल हो। हाँ, कभी कभी उसके अय्यार धोखा खा जाएं, ये बात दूसरी है। यही सबब था कि रिक्त ग्रंथ हम लोगों के हाथ में आकर इत्तेफाक से निकल गया, परंतु क्या हर्ज है, आज ही कल में वह किताब फिर माया रानी के हाथ में दिखाई देगी। यदि तुम हमारी बात न मानोगे तो कमलनी तथा बीरेंद्र सिंह इत्यादि के पहले ही मारे जाओगे। हम तुमसे कुछ काम निकालना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें छोड़े जा रहे हैं। फिर जरा सी मदद के बदले में तुम्हें क्या दिया जाता है, इस पर भी ध्यान दो। और ये मत सोचो कि कमलनी ने मुझे और मनोरमा को कैद कर लिया तो कोई बड़ा काम किया। इससे माया रानी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और हम लोग भी ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रहेंगे। जो कुछ मैं कह चुकी हूँ उस पर अच्छी तरह विचार करो और कमलनी का साथ छोड़ो, नहीं तो पछताओगे और तुम्हारी जोरू भी बिलक बिलक के मर जाएगी। दुनिया में ऐश व आराम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, सो सब कुछ तुम्हें दिया जाता है। और यदि ये कहो कि तेरी बातों का मुझे विश्वास क्यों करो, तो इसका जवाब अभी से ये देती हूँ कि मैं तुम्हारी दिल जमाई ऐसी अच्छी तरह से कर दूँगी कि तुम स्वयं कहोगे कि हाँ, मुझे विश्वास हो गया। मुस्कुराकर और नखरे के साथ भूतनाथ की उंगली दबाकर मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए इतना कहती हूँ, नहीं तो माया रानी को तुम्हारी परवाह न थी। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी दुनिया का कुछ आनंद ले लूँगी। नागर की बात सुनकर भूतनाथ चिंता में पड़ गया और देर तक कुछ सोचता ही रह गया। इसके बाद वह नागर की तरफ देख करके बोला, खैर, तुम जो कहती हो मैं करूँगा और अपनी प्यारी स्त्री के साथ तुम्हारी मोहब्बत की भी कदर करूँगा। इतना सुनते ही नागर ने झट भूतनाथ के गले में हाथ डाल दिया और तब दोनों प्रेमी हंसते हुए उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। तो साथियों, यहाँ अब ये चौथा बयान पूरा होता है। 5वें बयान में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।